Good morning, friends. So last lecture we discussed regarding discovery of electron, how discovery of electron has been taken place. Now the new topic, that is discovery of proton and neutron. जो बाकी के दो सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में हम बात करेंगे. सो प्रोटॉन की जब हुई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पहले हुआ, न्यूट्रॉन इज द लेटेस्ट वन, दैट इज इन अराउंड 1932. एंड प्रोटॉन जो है 1919 के आसपास हुआ. सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही कैरिड आउट है. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट बाय मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब. राइट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज carried out by मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब. यानी मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब से ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकले. राइट, मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब which led to positively charged particles और जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको नाम दिया गया, दैट इज नोन एज कैनाल रेज. वो थे कैथोड रेज, ये है कैनाल रेज. ये डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. एंड नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर देयर. सो लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक. कि ये जो प्रोटॉन ढूंढा गया, अभी तक तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस बेसिस पे उसको हमने सिलेक्ट किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है. सो सबसे पहला है विच इज जस्ट ऑपोजिट. अनलाइक द कैथोड रेज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैसेस. कल हमने देखा था कि जो कैथोड रेज है विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल which is used into it, material of the electrode and nature of the gas. but यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि this positively charged particles right, they depend on positively charged by the nature of the gases. जो गैस अंदर यूज हुआ है उसके लिए. सो दे आर कंसिडर एज सिंपली गैसियस आयंस, पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस. अभी दूसरा क्या है कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन from which gas this originates. Second, charge to mass ratio depends on from which gas it originates. कौन से गैस में से उसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको पॉजिटिव आयन बनना कब स्टार्ट हुआ, दैट इज दैट. तीसरा है कि सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी, राइट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स carry a multiple of the fundamental unit of
electrical charge. And fourth one, that is behavior of these particles in magnetic and electric field is just opposite to the behavior of cathode rays. Right? Behavior with electrical field and magnetic field is opposite to the behavior of इलेक्ट्रॉन और बोल सकते हैं कैथोड रेस. राइट, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस के ऊपर हमने प्रोटॉन है वो ढूंढा गया. फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैसेस, चार्ज टू मास रेशियो फ्रॉम विच इट गेट्स ओरिजिनेट, and it's a fundamental unit of electrical charge. And behavior with electrical and magnetic field is just opposite to the behavior of electron. So now let us go with our main topic, proton. कौन से बेस के ऊपर हुआ? The smallest and lightest, हल्का, smallest and lightest positive ion जो कंसिडर किया गया, positive ion, that is hydrogen. Right? It was obtained from hydrogen. So it was called as, now नाम आया प्रोटॉन. इसके ऊपर से नाम आया प्रोटॉन. हाइड्रोजन में से मिला, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है तो उसके ऊपर से नाम मिला प्रोटॉन, जो अराउंड 1919 में ढूंढा गया बाय गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था. उसका क्रेडिट है उसको जाता है, गोल्डस्टीन को. थॉमसन है वो इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन है वो प्रोटॉन, एंड जेम्स चैडविक इन 1932 दैट इज न्यूट्रॉन. ओके, ये हो गया, एक निगेटिव मिल गया हमको वो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव मिल गया. सो नाउ लेटर नीड वाज फेल्ट दैट द इलेक्ट्रिकली सम न्यूट्रल पार्टिकल शुड बी देयर. सो न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम है वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली बैलेंस रहेगा. सो फॉर दैट इन 1932, जैसे मैंने बोला, इन 1932 neutrons were discovered, न्यूट्रॉन ढूंढा गया बाय जेम्स चैडविक. जेम्स चैडविक ने ये ढूंढा था. उसने क्या किया, एक बॉम्बार्डिंग किया एक थीन शीट, बेरिलियम की एक थीन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का, और उसमें से उसने न्यूट्रॉन ढूंढा था. अभी एक बात है कि व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली हायर देन और स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन वाज एमिटेड, ही नेम दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन. किसकी बात चल रहे हैं? जेम्स चैडविक की, कि उसका जो मास था विच इज स्लाइटली हायर देन द प्रोटॉन, सो उसको कंसिडर किया गया न्यूट्रॉन नाम से. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. अभी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, एंड न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है. अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, वही पढ़ना है वापस. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन. राइट, इन 1898 he proposed that atom possesses a spherical shape. एटम है वो एक स्फीयरिकल शेप में है, ऐसा उसने बोला.
और स्फीयरिकल शेप में जो बाकी है उसके जो सरफेस है वो सब दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द एटम, ऐसा उसने बोला, लाइक दिस. और द नेगेटिव आयंस आर एम्बेडेड इनटू इट. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7 like this. जो स्फीयर के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्फीयर, एंड अंदर जो है नेगेटिव आयंस आर, दैट इज कॉल्ड, नेगेटिव है इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स. दे आर एम्बेडेड इनटू इट. The electrons are embedded into it in such manner that to give the most stable electrostatic arrangement, it gives most stable electrostatic arrangement. कि इसकी वजह से, जैसे मैंने अभी किया ना, 7 थे पॉजिटिव आयंस, तो उस हिसाब से 7 नेगेटिव ही बना है. So most stable electrostatic arrangement there. An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed uniformly distributed over the atom. Right? Mass uniformly distributed amongst the atom. Okay, the model was not particularly, it was able to explain the neutrality, but it was not consistent result all over the world. Right? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके लिए कंसिस्टेंट नहीं होता था. न्यूट्रलिटी है ये बताता था, बट कंसिस्टेंटली नहीं. सो कंसिस्टेंटली नहीं बताता था, लेकिन फिर भी थॉमसन वॉज हैविंग, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट. थॉमसन गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 1906 for his theoretical and experimental investigation on electricity of gases. Now conduction of electricity by gases है, उसके लिए उसको नोबेल मिला. लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, उसके साथ साथ एक हमने जो एक बात की कि एक्सरे जो है, विलियम रॉन्टजन करते एक साइंटिस्ट था, उसने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता था कि हम कैथोड से एनोड जाते थे. तो जब भी कैथोड टू एनोड जाते थे तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट है वो मिलता था हमको. तो जब ब्राइट स्पॉट मिलता था तो एट दैट टाइम द नेचर ऑफ दैट रेडिएशन वाज नॉट नोन. सो ही नेम दैट, हम जैसे मैथ्स में ले लेते हैं या हमारे एक लेटर्स अज्यूम करके ले लेते थे एक्स, वैसे ही उसने रॉन्टजन ने एक्स रेज करके एक रे का नाम दे दिया, विच इज स्टिल कैरीड ऑन, जिसको हम अभी भी एक्सरे ही बुलाते हैं. विलियम रॉन्टजन, जो अभी भी एक्सरे के नाम से ही जाना जाता है. राइट? सो ऑल दीज आर, एंड वी नो दैट दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर. हमारी बॉडी के अंदर भी वो देख सकता है अंदर इंटरनल बॉडी में क्या है, इवन दो स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो एक्सरे, they are not deflected by electrical and magnetic field, but they have very high penetrating power to the matter also. So तब उसने उसका नाम एक्सरे दिया था. वो अभी तक चल रहा है. So they have very short wavelength but possesses very good electromagnetic character. एक इंफॉर्मेशन है, ये आपको जाननी है. राइट? उसके अलावा भी बहुत सारी है. अल्फा, बीटा, गैमा कैसे ढूंढा गया. राइट? हेनरी बैक्वेरेल करके था साइंटिस्ट, उसने बहुत सारी एलिमेंट्स है वो खुद ही अपने आप रेडिएट होते हैं, ऐसा ढूंढा, जिसको हम अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बुलाते हैं.
मैं ये सब में डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। ये सब आप याद रख सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो यू हैड स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, लेकिन वो अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो उसके लिए हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी एक फिगर। रुदरफोर्ड ने क्या किया था, एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि ये जो बॉक्स दिख रहा है उसमें से वो अल्फा रे का सोर्स है, उसमें से उसने एक स्लिट बना के उसके अंदर से उसने पास की। आपको याद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये आ गया आपका फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ओके। एक सिंपल समझने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये हो गई हमारी लेड प्लेट, ये है गोल्ड फॉयल, राइट, और ये जो है दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर जैसे हमने बताया था कि जिंक सल्फाइड का लेयर होता है, ओके। अभी रुदरफोर्ड एंड स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट थे उसके, एक का नाम था हैंस गाइगर, दूसरा अर्नस्ट मार्सडन। इन दोनों ने बॉम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विथ अल्फा पार्टिकल्स। यहां से स्टार्ट हुआ, येलो कलर है तो शायद नहीं दिख रहा है, तो लेट अस शिफ्ट टू रेड। यहां से उसने ये गोल्ड फॉर पर स्ट्राइक किया। जैसे ही ये स्ट्राइक हुआ, यहां से मेजोरिटी ऑफ द जो रेज है वो स्ट्रेट वे में निकल गए। मेजोरिटी ऑफ द वेव्स है वो स्ट्रेट रे में निकल गए, लेकिन बहुत कम थे जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए। और कई कई तो वापस भी गए, रिफ्लेक्ट भी हुए 180 डिग्री पे, लाइक दिस, राइट। सो फ्रॉम दिस व्हाट ही हैड ऑब्जर्व्ड कि एक स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी रेडियो एक्टिव सोर्सेज वाज डायरेक्टेड and thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen on it, and when alpha particles struck on it a tiny flashlight was produced, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में था। But it was expected at that time that the particle would slow down and change the direction only by a small angle, right, only by a small angle change होगा। But what was observed, right, so it was observed that number one, first observation was that most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected. Most of the alpha particles deflected or undeflected, right, it remains undeflected. And second one ऑब्जर्वेशन था कि मेजोरिटी अनडिफ्लेक्टेड, यहाँ से सीधा स्ट्राइक किया,
राइट। आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, स्कीमेटिक एक मोलरिकल व्यू है, इसमें बहुत सारे हैं वो ऐसे पास हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं। So most of the alpha particles remains undeflected. A small fraction, very small fraction of alpha particles deflected at small angles. मैंने बोला है स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट करते हैं। नंबर 3 ऐसा बोल रहा है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, अ फ्यू पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक एट 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी 1 in ऑलमोस्ट 20,000 का रेशियो है। 20,000 रेस निकलते हैं, उसमें से एक है वो रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज 180 डिग्री। नाउ दिस ऑन दिस ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड कंक्लूडेड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स? Conclusion is, number 1, most of the spaces in the atom is empty. Most of the space in atom is empty. खाली होती है। कहने का मतलब है ये एक एटम है, उसमें ये छोटा सा न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ से पास होगा तो डेफिनेटली वो पास हो जाएगा रे जो आ रहा है, लेकिन जब वो सेंटर को स्ट्राइक करेगा तो डिफ्लेक्ट होगा। यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ दिस एटम इज एम्प्टी। ओके, सो नंबर 3। सेकेंड बोला इसने कंक्लूजन, दैट इज a few positively charged alpha particles were deflected, and this deflection must be due to the repulsive forces. This deflection must be due to repulsive forces। अंदर repulsive forces लगते हैं, so because of repulsive forces that showing that positive charge of the atom is not sprayed throughout the atom, just like Thomson ने बोला था। And third one, that is volume occupied by the nucleus। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम occupied by nucleus is negligibly small as compared to total volume ऑफ एटम। यानी मान लो कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है दैट इज अराउंड, एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है। ओके, सो सॉरी 10⁻⁻15 आएगा, एंड द पर्टिकुलर एटम का जो रेडियस है दैट इज 10⁻10 मीटर। इससे क्या है, एक सिंपल ये समझते हैं कि एक रबर की बॉल है या टेनिस बॉल है, वो टेनिस बॉल है वो न्यूक्लियस है, और उसके आसपास की जो 5 किलोमीटर की पेरीफेरी है, 5 किलोमीटर की, दैट इज द
स्पेस खाली एटम का, राइट. सो दिस इज 10⁻10 meter atom and nucleus is 10⁻15 meter. Now, on the basis of this observation and conclusions, he proposed the nuclear model of atom. Number 3, Rutherford proposed nuclear model of atom. Number 1, क्या था कि positively charged and most of the mass of the atom was concentrated in small origin in the center, and this small origin of the atom was called nucleus. The small region in the center which carry mass of the atom, that is known as न्यूक्लियस, राइट. रुदरफोर्ड ने उसका नाम न्यूक्लियस दिया. सेकेंड, उसने क्या बोला, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स. यह सेंटर में न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अभी ये हमको आता है, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट ऑन इट्स एक्सिस और ऑन इट्स ऑर्बिट, दैट इज सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, जस्ट लाइक सन. उसने ये कंप्लीट रिसेम्बलेंस है वो सोलर सिस्टम के साथ भी किया, कि जैसे ही सोलर सिस्टम में सन है वो हमारा न्यूक्लियस है और बाकी के प्लैनेट्स है उसके आसपास है, वो रिवॉल्व करते, उसके घूमते रहते उसकी ऑर्बिट में बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सेम इसमें बिकॉज ऑफ रिपल्सिव एंड मैनी काइंड ऑफ फोर्सेस आर देयर. इसकी वजह से सेंटर न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, वो भी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं. एंड थर्ड, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर, they are held together with electrostatic forces of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे आर कंबाइंड, दे हेल्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन है, वो एक ही एटम में एक दूसरे के साथ रहता है. सो दिस इज कंप्लीट द थियरी ऑफ रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. क्या किया, अल्फा सोर्स बीबी प्लेट में से कोल्डफेल में से पास किया तो मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल्स रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड. A small fraction they are deflected at small angles and few are bounced back at 180 degree. So in conclusion that most of the space in this atom remains empty और center में है कुछ positively charged sphere है. The deflection that must be because of repulsive forces and the volume occupied by the nucleus is negligible as compared to total volume, right? Rubber ball or radius of 5 km around us. So Rutherford proposed that from that model that the small region in the center which carries complete mass of the atom, that is called nucleus. Secondly, the nucleus is surrounded by the electrons that move around the nucleus with very high speed in their circular path, that is called orbit, right? And Rutherford's model ortho resemblance to the solar system. Electron and proton are held together with electrostatic force of attraction, right? So hope ये एक टॉपिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं फिर भी समझ में आ गया होगा. It's just go through the assignment, it's very easy, and give the answer. Okay, thank you very much. Stay at home and stay healthy.